काम खत्म हो गया उसका। सवाल नंबर कौन सा है अपना? ये 8, वार्षिक हिसाब क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही खाते बनाए हैं, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट। व्यापार खाता क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि सवाल में हमें सकल लाभ दे दिया गया है, और जब सकल लाभ दिया जाएगा तो व्यापार खाते की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी मैंने कहा कि व्यापार खाते के बाद भी सकल लाभ बनाना, मतलब व्यापार खाता आपको बनाना है लाभ के अलावा, तो जब सवाल में कुछ समायोजन बाकी रह जाता है तब की बात है। अपने 11वीं में भी एक सवाल है ऐसा, ठीक है। फिलहाल निकालिए, क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहले देखो, ऊपर सकल लाभ दिया हुआ था आप लोगों को, इसीलिए मैंने यहां व्यापार खाता बनाया नहीं है। ये सकल लाभ का बैलेंस डायरेक्ट आपको लिख देना है 3 लाख रुपए। अब उसके बाद आपको मैंने कहा है कि पहले समायोजन के नंबर्स बुक में डाल दीजिए आप, समायोजन को पढ़ने के साथ साथ। तो आप लोगों ने नंबर भी डाल के रखा हुआ है, आगे सिर्फ क्वेश्चन कंटिन्यू करवाइए। सकल लाभ के बाद अगला स्टेप क्या दिया है हमें? वेतन। क्या दिया हुआ है? वेतन कौन सा खर्च है? लाभ हानि का। अब यहां व्यापार तो है ही नहीं है, तो व्यापार के बारे में सोचना ही नहीं है। व्यापार खाते में कौन कौन से खर्च आते हैं? आवक माल, गाड़ी किराया, मजदूरी, रेलवे नूर, डेमरेज और तौलाई। ये 5 खर्च ऐसे हैं जो किसमें लिखे जाएंगे? व्यापार में। उसके अलावा कोई भी खर्च है सब किसमें लिखा जाता है? लाभ हानि में। दूसरी चीज, अगर आपको उधार में पैसा दिया हुआ है तो उधार मतलब या तो वो खर्च है या फिर आपकी क्या है, वो संपत्ति होगी। क्या होगा? उधार है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो खर्च है या फिर हमारी क्या है? संपत्ति। और अगर वो पैसा जमा में है तो या तो हमारा वो दायित्व हो जाएगा या फिर लाभ हानि की हमारी क्या हो जाएगी? आवक हो जाएगी। तो वेतन देखिए कितना दिया हुआ है? 54,000। अब वेतन पे आप लोगों ने नंबर डाला हुआ है, तो वेतन का जो अमाउंट है वो आप अंदर के कॉलम में रखिए 54,000। अब 1 नंबर का पॉइंट पढ़िए क्या दिया हुआ है। वेतन जो है वो 31/12/2014 तक का ही चुकाया है। अब यहां थोड़ा गणना देखिए आप लोग वेतन के बारे में। वेतन कब तक का चुकाया है? 31/12/2014। और आप जो हिसाब बना रहे हैं इसका साल पूरा होता है 31/3/2015। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि सैलरी मुझे मार्च तक की देनी थी, लेकिन मैंने सैलरी दिया तब तक का है 12वें महीने। कुछ पैसा देना बाकी है कि ज्यादा दिया हुआ है? कितने महीने का बाकी है? 3 महीने का पैसा देना बाकी है। यानी ये एंट्री हो गई चुकाना बाकी। क्या हो गया? चुकाना बाकी। तो अब पता कैसे करोगे कि 3 महीने की सैलरी होगी कितनी? अब आप पढ़ रहे हो वार्षिक हिसाब, कितने महीने का है ये? 12 महीने का। 12 महीने में जब आपकी 3 महीने की सैलरी बाकी है तो दिया कितने महीने का होगा? 9 से इसको डिवाइड कर दो आप, 54,000 को। आपके पास आ गया 6,000, जो 1 महीने की सैलरी है। 3 से उससे गुणा कर दो, कितना हो गया? 18,000। ये देना क्या है? बाकी है। प्लस करोगे कि माइनस? प्लस। प्लस चुकाना बाकी। कितना रुपए चुकाना बाकी है? 18,000। जोड़ दीजिए। अब चुकाना बाकी आपका दायित्व है या संपत्ति है? दायित्व। वैसे भी आपको समझना है, समायोजन ना भी याद हो तो जब खर्च बढ़ता है तो दायित्व बढ़ेगा, खर्च घटेगा तो दायित्व घटेगा। तो यहां पे हमारा खर्च क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो देना पड़ेगा। तो एक जिम्मेदारी उपस्थित हो गई। यहां लिखना है चुकाना बाकी वेतन। कितना? 18,000। फिर अगली कड़ी क्या है हमारे पास? वेतन के नीचे कौन सा खर्च आया है? इस पे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए इसे। सामान्य खर्च कितना रुपए है? 6600 रुपए। फिर उसके बाद कर बीमा, इस पे समायोजन है तो इस पैसे को यहां लिख के पैसा इनर कॉलम में लिखिए। कर बीमा कितना दिया बुक में? 7200, 7200। अब देखिए इस पे नंबर कौन सा डाला हम लोगों ने?
1200 का बीमा प्रीमियम है जो 30/9/2015 के दिन पूरा होता है। देखिए यहां पे इसका भी करना, बीमा जो है कब तक का भर दिया मैंने, 30/9/15, लेकिन आप लोग का साल पूरा कब हो रहा है, 31/3/15, यानी यहां पे आपने पैसा क्या कर दिया, ज्यादा भर दिया। क्या भर दिया, कितना ज्यादा भरा वो कैलकुलेशन करो। तीसरे महीने तक भरना था, आपने पैसा कब तक का भरा है, 6 महीने का ज्यादा पैसा भर दिया हमने। तो भी 6 महीने का बीमा कहां से लाए, तो आप उस लाइन को वापस पढ़िए सेंटेंस के, क्या लिखा हुआ था, 1200 का बीमा प्रीमियम पूरे होने वाले वर्ष का है, यानी 1 साल का बीमा उसने कितना भरा है, 1200, तो 6 महीने का कितना, आराम से निकाल दीजिए। 12 को आप क्या करो, 12 से भाग कर दो, 1 महीने का कितना आया, 100, 6 से गुणा कर लो, कितना हुआ, 600 रुपए। ये 600 रुपए हमारे लिए क्या हुआ है, ज्यादा चुका, इसे कहते हैं अग्रिम। क्या कहते हैं, अग्रिम चुका है, ज्यादा दे दिया। तो हम किसी को जब ज्यादा पैसा दे देंगे तो हमारा खर्च घटा कि बढ़ा, घटेगा। तो इसलिए यहां से क्या करना है, आपको माइनस करना है। अग्रिम चुकाया, कितना चुकाया अग्रिम, 600 रुपए, घटा दीजिए। और अभी मैंने एक बात बताया था आपको, जब खर्च बढ़ता है तो दायित्व बढ़ता है, खर्च घटता है तो क्या बढ़ेगी, हमारी संपत्ति। इसका अर्थ हुआ कि अब हमें अगले साल बीमा का पैसा चुकाना नहीं है। कितना नहीं चुकाना है, 600। तो इसकी दूसरी एंट्री आपकी संपत्ति में लिखना है बीमा, अब यह शॉर्ट में लिख दीजिए अग्रिम चुकाए बीमा, इसे पेशगी चुकाए भी कहते हैं। अग्रिम चुकाए बीमा कितना, 600 रुपए। फिर आगे कंटिन्यू करवाइए। बीमा के बाद क्या था, देनदार, इसी पे सारा समायोजन है। देनदार हमारी क्या है, संपत्ति है। कितने का है देनदार, 1,20,000। अब देखिए इस पे हमारे बहुत सारे समायोजन है। देनदार कौन, जिससे हमने उधार माल बेचा है, जिससे हमें पैसा लेना है, वो हमारे कौन है, देनदार। तो देखिए देनदार पे सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ आप लोगों ने, समायोजन नंबर 6, 20,000 के देनदार में से 50% रकम डूबत ऋण के रूप में अपलिखित करना है। कितनी रकम, मतलब ये कह रहा है कि किसी को मैंने 20,000 रुपए दिया है, पैसा दिया है या फिर क्या किया, उसे उधार माल बेचा है, वो हमें उसमें से 50% रकम डूब जा रही है। तो 20,000 का 50%, 10,000, 10,000 मिला और 10,000 क्या हो गया, डूब गया। तो यहां हमारा डूबा कितना वो इंपॉर्टेंट है, यहां आपको लिखना है माइनस डूबत ऋण 10,000 रुपए, घटा दीजिए, कितना बचा, 1,10,000। अब आगे नंबर पढ़िए। फिर लिखा हुआ है डूबत ऋण अनामत। डूबत अनामत का अर्थ इन फ्यूचर पैसा डूब सकता है। डूबत अनामत हमारे लिए क्या है, प्रावधान है। क्या है, पैसा डूबा नहीं बट क्या हो सकता है, डूब सकता है। तो कितना डूब सकता है, 1,10,000 जो था इसी का 5% कर दीजिए। डूबत ऋण अनामत यहां 5% करने जा रहे हैं हम लोग, 5500 माइनस करो, 1,04,500। फिर एक नंबर और आपने डाला हुआ देनदार पे, 2% बट्टा अनामत। अब ये बट्टा अनामत क्या है, बट्टा अनामत मतलब छूट देना पड़ेगा। बट्टा अनामत मतलब छूट दिया नहीं, इन फ्यूचर में छूट देना पड़ सकता है। तो अब जो अमाउंट बचा उस पर भी गिन दीजिए। देनदार बट्टा अनामत कितना % करना है, तो इसी का 2% करिए, 2,090, घटा दीजिए, 1,24,10। ये हमारा शुद्ध देनदार आ गया। अब इसी वस्तु के लिए ये डूबत ऋण का फॉर्मेट बनाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। यहां पे मैंने क्या लिखा, देखिए डूबत ऋण प्लस डूबत ऋण प्लस डूबत अनामत और फिर माइनस डूबत अनामत। ये ता मतलब हो गया आपकी तलपट जो पहले से बुक में दिया है,
और सा मतलब हो गए समायोजन। तो यहां पे जो आपने सा लिखे हुए हैं वो दो अमाउंट ये रहे आपके पास। पहला डूबत ऋण कितना है 10,000 और दूसरा अनामत 5500। अब रही बात इन दोनों की, तो आप अपनी तलपट में देखो कहीं डूबत अनामत दिया होगा। डूबत ऋण कितना दिया है 3600 और अनामत। अब डूबत ऋण जो है उधार में है इसलिए यहां प्लस हुआ और अनामत का पैसा कहां है जमा में, इसलिए यहां पे क्या करना है माइनस। चलिए जोड़िए ऊपर 19,100 में से 6,000 घटा दो। अगर कोई विद्यार्थी ये डूबत अनामत यहां ना घटा करके यहां लिख देता है तो भी आंसर राइट है, यहां ना लिख के आप दायित्व में लिख दिए तो भी आंसर राइट है, यहां ना करके आप देनदार में से भी वो वाला घटाते तो भी आंसर क्या है राइट ही माने जाएंगे। बट रूल क्या कहता है, नियम है कि आप इसे यहीं पे लिखो। ठीक है, चलिए देनदार के बाद आगे बढ़ाइए। अंतिम स्टॉक कहां लिखते हैं, अंतिम स्टॉक संपत्ति है हमारी, समायोजन तो है नहीं, एक ही असर देना है। अंतिम स्टॉक कितने का 13,200। आफ्टर दैट अंतिम स्टॉक के बाद बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा दायित्व है, जमा में है तो दायित्व है। कितना है बीओडी 6,000 रुपए दिया हुआ है। फिर कमीशन पे भी नंबर है, कमीशन किस खाते का पॉइंट है लाभ हानि। जमा में मैं क्यों लिख रहा हूं क्योंकि उसका पैसा जमा में दिया हुआ है। कितना दिया है डूबा कमीशन 9,000। इस पे समायोजन नंबर कितना हमारे पास 3 नंबर है। क्या लिखा 3 नंबर में मिलना बाकी है, मतलब आज नहीं तो कल मिलेगा। आवक हुई अपनी 9,000, आज नहीं तो कल पैसा क्या होगा हमारा मिलेगा। ठीक है, यह है हमारा संपादन का सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत में क्या होता है कि जब काम हुआ रहता है उसी समय के पैसे को गिनना है, भले पैसा बाद में मिलेगा हमें लेकिन काम कब हुआ है 2015 में। तो यहां आपको लिखना है मिलना बाकी, क्या करते हैं प्लस की माइनस, यहां अमाउंट को जोड़ना है हमें। मिलना बाकी कितना बाकी है 2,000, जोड़ेंगे तो कितना हो गया। अब मिलना बाकी है पैसा मिलेगा तो ये दायित्व है कि संपत्ति है, क्या है संपत्ति, तो इस पैसे को संपत्ति में लिखना है। मिलना बाकी क्या चीज कमीशन, कितना रुपए कमीशन है 2,000, सिर्फ समायोजन की दूसरी असर देना है। फिर आगे विज्ञापन खर्च, कोई नंबर्स नहीं है तो डायरेक्ट लिखते जाना है आप लोगों को, खर्च है तो लाभ हानि। विज्ञापन खर्च कितना है 9,000। विज्ञापन खर्च के बाद ब्याज, ब्याज का टॉपिक गिनते समय ध्यान देना रहता है। फिलहाल यहां ब्याज कितने का है, ध्यान ये देना है आपको कि ब्याज के पहले लोन ढूंढ लेने का। अगर लोन पे परसेंट दिया होगा तो ब्याज पे भी थोड़ा असर पड़ेगी उसकी, बट हमारे सवाल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। अगर लोन के साथ ब्याज दिया हुआ है तो थोड़ा डिस्टर्ब होने की जरूरत है, फिलहाल यहां नहीं है, किसी सवाल में चर्चा होगी। फिर अब देखिए तीनों संपत्ति आ गई, फर्नीचर मकान और मोटर कार, सभी हमारी क्या है संपत्ति है और सभी पे नंबर्स डाले हम लोगों ने कितने 5, और सभी पे गिनना है हमें घिसाई। पहली संपत्ति का नाम, तो सबसे पहला काम होता है फर्नीचर है कितने का, सभी संपत्ति पे आप पहले घिसाई गिन दो। घिसाई नुकसान है आपका, खर्च है, घटा दीजिए। फर्नीचर पे कितना टका है 5%, 48,000 का 5% होता है 2,400, 45,600। अगली संपत्ति मकान, मकान कितने का है 1,80,000, इस पे कितना टका, इसकी भी माइनस घिसाई कितना परसेंट 10%। किसी का आप 10% करते हो तो एक जीरो कम कर दो, 1,62,000। इसके बाद तीसरा नाम मोटर कार, इस पे घिसाई का दर ज्यादा रहता है, कितने का मोटर कार कितना टका 20 माइनस घिसाई कितना टका 20%, 12,000, 48,000।
मकान पे घिसाई गिनी जाती है परंतु जमीन पे घिसाई नहीं गिनी जाती। इस चीज को ध्यान में रखना है। वन सेंटेंस में पूछा जाता है कि कौन सी संपत्ति है स्थिर जिसपे घिसाई नहीं गिनते, तो कौन सी है? जमीन। यस। अब इन सब की दूसरी असर, सभी जो हमारे घिसाई है, धंधे का खर्च है, लाभ हानि में लाइन से उधार करते जाओ। फर्नीचर घिसाई, फर्नीचर घिसाई कितनी? 2400। फर्नीचर के बाद मकान घिसाई कितने का है? मकान 18,000। फिर मोटर कार घिसाई, मोटर कार घिसाई कितने रुपए का? 12,000। फिर हो गए तीनों घिसाई। अब लाइन से बुक पे वापस आइए। पूंजी और आहरण, तो ये स्टेप भी मैंने यहां पहले से लिख के रखा हुआ है। क्या लिखना है आपको? हर सवाल के शुरुआत में लिख ही देना है पूंजी, वृद्धि, ब्याज और फिर शुद्ध लाभ, घटाओ आहरण, वृद्धि, ब्याज और शुद्ध हानि। इसमें किसका पैसा आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बना दो पहले। अभी आप देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास? पूंजी। अब लिखने का तरीका भी ध्यान में रखना है। ये ऊपर के जो 4 अमाउंट है ना, एकदम बाहर से लिखना है, और ये जो 4 अमाउंट है इसको अंदर से खींच के रखना है। फिलहाल पूंजी कितनी है? 1,42,800। और आहरण भी साथ में देख लेते हैं। आहरण हमारे लिए कितना दिया हुआ है? 6,000। दोनों पे समायोजन है। कौन कौन सा नंबर है? देखिए पूंजी पे 4 नंबर। पूंजी पे कितना टका ब्याज? 10। तो देखिए इसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है वृद्धि के नीचे ब्याज 10% का अर्थ मैंने बताया था 0 हटा दो, और लगे हाथ आहरण का भी ब्याज गिन दो। कितना टका? 12%, 720। अब यहां समझिए, पूंजी का ब्याज मालिक के लिए तो फायदा है, लेकिन धंधे के लिए क्या है? खर्च। और खर्च हमेशा क्या होता है? उधार। यहां पे आपको लिखना है पूंजी पर ब्याज कितना रुपया? 14,280 रुपए। और आहरण का जो ब्याज है वो किसका फायदा है? मालिक का फायदा है, लेकिन धंधे का क्या होता है? नुकसान है। सॉरी, पूंजी पर ब्याज धंधे का नुकसान है, लेकिन आहरण पर ब्याज मालिक का तो नुकसान है, लेकिन फायदा किसका है? धंधे का। और हिसाब किसका हो रहा? मालिक का कि धंधे का? कोई भी वार्षिक हिसाब या कोई भी हिसाब आप करते हो तो ये मालिक के व्यवसाय का किया जा रहा है। तो पूंजी पर ब्याज धंधे ने किसको चुकाया? मालिक को चुकाया। आहरण पे ब्याज मालिक किसको चुकाएगा? धंधे को चुकाएगा। इसलिए लाभ हानि खाते में किस तरफ? जमा तरफ 720 रुपए। फिर आगे कंटिन्यू। डूबत अनामत हो गए, हमने पहले लिख दिया हुआ है। फिर लोन, इसी चीज की बात कर रहा था मैं। लोन हमारा क्या है? दायित्व। कितने का लोन है? 24,000। अगर इसी लोन पे परसेंट दिया होता तो ये ब्याज में कुछ हमें छेड़खानी करनी पड़ती, बट अभी इसमें ऐसा कोई झमेला नहीं है। लोन के बाद लेनदार। लेनदार क्या आपका? दायित्व है। किसे कहते हैं? जिससे हमने माल खरीदा होगा, उधार। कितने का है लेनदार? 12,000। फिर अब लेनदार, देनदार, लेनी हुंडी, देनी हुंडी में समझ में ना आए तो आप पैसा देखिए। अगर पैसा उधार है तो वो क्या है? संपत्ति। पैसा जमा है तो क्या है? वो दायित्व। अभी फिलहाल क्या यहाँ पे है? लेनी हुंडी। नहीं समझ में आ रहा है? पैसा देखो कहां पे है? उधार है, तो संपत्ति में लिख दीजिए लेनी हुंडी कितना? 3,000। फिर देनी हुंडी। अब पैसा देखो उसका कहां है? तो दायित्व तो हो गया। कितना है देनी हुंडी? 9,600। लाख के साथ 10, लाख के साथ लाख। देनदार, लेनी हुंडी, लेनदार और देनी हुंडी। फिर आफ्टर दैट जावक माल गाड़ी किराया। 2 खर्च होते हैं, आवक और आवक आता है कहां पे? व्यापार में, बट यहां व्यापार तो बना ही नहीं है। आवक माल गाड़ी किराया कितना? 4,000। फिर दिया बट्टा। दिया बट्टा हमारे धंधे का क्या है? खर्च है। एक कितना रुपया? अच्छा, एक टॉपिक हम छोड़ भी रहे थे यहां से। देखिए देनदार पे आपने 2 वस्तु तो घटाई थी, डूबती और डूबती अनामत। बट्टा अनामत का हमने उपयोग नहीं किया है, तो बट्टा अनामत मैंने क्या बताया था? छूट देना पड़ेगा। तो जो बट्टा अनामत है
वो दिया बट्टा से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी 3200 की तो छूट मैं पहले ही दिया हूं, इन फ्यूचर मुझे और कितने की छूट देनी पड़ सकती है? 2090। यहां आपको प्लस कर देना है, प्लस देनदार बट्टा अनामत कितना रुपया? 2090, 5290। ये टॉपिक आप इसी के साथ कर दिया करो, नहीं बाद में भूल जाओगे। फिर प्राप्त बट्टा सिंपल लिखा हुआ है, लाभ हानि में क्या करोगे? जमा कितना है? 2400 रुपए। सामान्य अनामत, अनामत है हमारा पूंजी दायित्व का टॉपिक, कितना रुपए का है? 30,000 रुपए। कितना रुपया? 30,000 पहले से मेरे पास अनामत रखी हुई है। अब व्यवसाय ने क्या कहा कि 10,000 रुपए की और व्यवस्था करो। अनामत बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। प्लस सामान्य अनामत में वृद्धि, कितने की वृद्धि? 10,000। अब ये पैसा आएगा कहां से? कोई भी अनामत आप रखोगे तो पैसा लाओगे कहां से? लाभ में से। जो कमाओगे उसी में से। आपका लाभ कहां से निकलेगा? लाभ हानि खाते में से। किसमें से? लाभ में से ही अनामत आपको इकट्ठा करनी है। तो एक प्रकार का धंधे का क्या हो गया? खर्च हो गया। इसलिए लाभ हानि खाते में किस तरफ? उधार तरफ। सामान्य अनामत कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 10,000। तो ये था आपका संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, और भी है क्या? एक एंट्री बच रही है, रोकड़ शेष। कोई भी शेष हमारी क्या है? संपत्ति। आंख बंद करके लिख दो, रोकड़ शेष, बैंक शेष कितना रुपया? 21,000। यहां से आपका सवाल हो गया पूरा। अब इसे क्लोज कैसे करना है वो ध्यान देना है। ये गणना तो मिटा नहीं रहा हूं मैं, इसलिए इसका टोटल नीचे। लाभ हानि खाते का लगभग टोटल जमा साइड का ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि लाभ हमें मिला हुआ है। जमा साइड का टोटल प्लस करिए, 3,14,120। अब यही टोटल आप क्या करेंगे? दूसरे साइड भी लिख देंगे, 3,14,120। अब इसमें से आप ये सभी पैसे को माइनस करो और यहां एक गैप आएगा, उस गैप का नाम होगा शुद्ध लाभ। माइनस करने पे कितना है कैलकुलेशन? 1,37,000 माइनस करने के बाद ये क्या है? हमारा शुद्ध लाभ। ये बड़ी क्लास में भी बच्चे पहुंचते उन्हें पता नहीं चलता है कि ये जो शुद्ध लाभ है ये क्या है? ये क्या है? कौन सी बाकी है? जमा शेष की उधार शेष? ये है हमारी जमा शेष। कौन सी शेष है? हाँ, क्योंकि टोटल जमा का ज्यादा हुआ इसलिए कौन सी शेष बोलते हैं। और अगर इस साइड का टोटल ज्यादा होता तो क्या बोलते? उधार शेष। पहले पैसा लिखा मैंने किस तरफ है, लेकिन ये पैसा ज्यादा किधर का जमा था? जमा साइड। अब इस पैसे को फॉरवर्ड कहां करना है? इसकी पूर्व तैयारी है हमारे पास। देखिए शुद्ध लाभ लिखा है मैंने, यहां लिख दी 1,37,850। अब आप ये चारों पैसे को जोड़िए, 2,09,30। अब ये आहरण के टॉपिक में क्या करना है ये ध्यान दो। यहां डैश कर दो, ये 4 हो गए। मैंने कहा था 4 को जोड़ के से किसका दो? 6,720 रुपए यहां से माइनस करो। कितना बचा? 2,88,200। अब आप दोनों साइड का टोटल जोड़िए, आपको एक समान बैलेंस मिलेगा। और हम लोग हर सवाल का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, एक एक सवाल का वीडियो मिलता रहेगा। कितना हुआ टोटल? 3,97,810 टोटल कर लेना है। ये बराबर ही आएगा 3,97,810। हमारे चैनल में कॉमर्स विद सीजी सर में आप सभी का हमेशा स्वागत रहेगा और हर साल का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, बेल आइकन दबाना है ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।